कक्षा 10 हिंदी की कक्षा में आज हम गद्यखंड का प्रथम अध्याय गद्यखंड को हम पढ़ चुके हैं। गद्यखंड के प्रथम अध्याय संस्कृत का स्वरूप, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। उन्होंने संस्कृत के स्वरूप नामक निबंध की रचना की, इसका अध्ययन हम करने जा रहे हैं। इस संस्कृत के स्वरूप के निबंध का केंद्रीय भाव क्या है, इस पर विचार करते हैं। लेखक ने इस निबंध में बताया है कि संस्कृत शब्द बड़ा व्यापक है और सांस्कृतिक कार्य बहुत फल देने वाला बड़ा वृक्ष। संस्कृति मनुष्य के भूत, वर्तमान और भावी जीवन का सर्वांगीण विकास तथा उसकी पूर्णता का आधार है। मनुष्य का जीवन कभी रुकता नहीं, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। संस्कृत की विविध रूपों का उत्तराधिकार हमारे साथ चलता है। धर्म, दर्शन, साहित्य उसी के अंग हैं। किसके अंग हैं? किसके अंग हैं? धर्म, दर्शन, साहित्य किसके अंग हैं? संस्कृत। संस्कृत को लेखक ने मन का मन, प्राणों का प्राण और शरीर का शरीर निरूपित किया है। राज्य संवर्धन का सबसे प्रबल कार्य संस्कृति की साधना है, इसलिए बुद्धि का संबल लेना आवश्यक है। पूर्व और नूतन का जहां मेल होता है, वहां कुछ संस्कृत की उपजाऊ भूमि है। मनुष्यों के चरित्र मनुष्यों के कारण स्वयं मनुष्यों द्वारा ही निश्चित किए जाते हैं। ये आपने देखा होगा व्यवहार में कि मनुष्यों का चरित्र जो है वह मनुष्यों के कारण ही स्वयं मनुष्य क्या करता है, उसका निर्णय दे देता है। निश्चित किया जाता है कि इस मनुष्य का जो चरित्र है वो कैसा है। हमें दुराग्रहों से मुक्त होकर ही प्रत्येक वस्तु को कसौटी पर कसकर देखना होगा। कसौटी क्या है आप जानते हैं। कर्म से भयभीत व्यक्ति केवल विचारों की उलझन में फंस जाता है, तब वह जीवन की किसी नई पद्धति या संस्कृति को जन्म नहीं दे पाता। इसलिए पूर्वकालीन संस्कृत के जो निर्माणकारी तत्व हैं, उन्हें लेकर हम कर्म में लगे और नई वस्तु का निर्माण करें। ये इस अध्याय को पढ़ने का मूल भाव है कि आप किस भाव से इस अध्याय को पढ़ेंगे। संस्कृति की प्रवृत्ति महाफल देने वाली होती है। सांस्कृतिक कार्य के छोटे से बीज से बहुत फल देने वाला बड़ा वृक्ष बन जाता है। सांस्कृतिक कार्य से जो होते हैं सांस्कृतिक कार्य के छोटे से बीज से बहुत फल देने वाला बड़ा वृक्ष बन जाता है। वह कार्य जो है, जो सांस्कृतिक कार्य है, वह है जो कार्य जो छोटा सा कार्य है, उसका फल हमें क्या होता है, बहुत बड़ा प्राप्त। सांस्कृतिक कार्य कल्प वृक्ष की तरह फलदायी है। ये कल्प वृक्ष क्या है? कल्प वृक्ष समस्त मनोकामना को पूर्ण करने वाला वृक्ष है, जो स्वर्गलोक में कहाँ पाया जाता है? नंदन वन में। ईश्वर का एक वन है वहां, जिसे हम क्या कहते हैं? नंदन वन। और नंदन वन में एक वृक्ष है कल्प वृक्ष, जो समस्त प्रकार की आपके मनोकामना को पूर्ति कर देता है। जैसे आपकी मनोकामना हुई कोरोना आ जाए, कोरोना आ गया, ऐसी मनोकामना आपकी वहां पूर्ति हो जाए। ठीक है, तो आपकी जो सद मनोकामनाएं हैं उनकी पूर्ति करने वाला कल्प वृक्ष। ठीक है, अपने ही जीवन की उन्नति, विकास और आनंद के लिए हमें संस्कृति की सूची लेनी है। अतः संस्कृत का आप स्वरूप देख रहे हैं कैसा है। संस्कृत का स्वरूप एक सहयोगी के रूप में है। जो भी हम कार्य करें किसके माध्यम से करें? संस्कृत का सहयोग लेते हुए करें। संस्कृत को लेखक ने क्या बताया? निरंतर उत्तरदायी बताया। क्या बताया? उत्तराधिकार के रूप में बताया संस्कृत को। मतलब संस्कृत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। अभी आगे आप देखेंगे। आर्थिक कार्यक्रम जितने आवश्यक है, उनसे कम महत्व संस्कृत संबंधी कार्यों का भी नहीं।
जितने कार्यक्रम आपके, जितने कार्य आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है स्कूल की फीस जमा करने के अलावा, तो उससे कम महत्व के संस्कृत संबंधी कार्य नहीं है। समझ रहे हैं? दोनों एक ही रथ के दो पहिए हैं, तो आप एक पहिए को क्या करती है, कमजोर करती है, और एक पहिए को मजबूत करेंगे तो क्या होगा, गाड़ी चल पाएगी क्या? रथ में दो पहिए होते हैं। देखे हैं कभी रथ? आप रथ को कभी देखिए, तो दो पहिए होते हैं, और दो पहिए में एक पहिया कमजोर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, रथ नहीं चल पाएगा। एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना दूसरे की कुशल नहीं रही। एक दूसरे के पूरक बताया, आर्थिक कार्यों को और सांस्कृतिक कार्यों को लेखक ने एक दूसरे का पूरक बताया। जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। हेड है यानी टेल नहीं है तो आप सिक्का लेंगे, टेल है यानी हेड नहीं है आप सिक्का लेंगे नहीं लेंगे। क्यों? आप ये मान लेंगे कि ये सिक्का खोटा है ना। इसी प्रकार से यदि आप आर्थिक कार्यों को जितना महत्व दे रहे हैं, यदि सांस्कृतिक कार्यों को उतना महत्व नहीं दे पा रहे हैं, तो भी आपका कार्य आर्थिक कार्य वाला पूर्ण नहीं हो पाएगा, क्योंकि आर्थिक कार्य भी सांस्कृतिक कार्यों के सहयोग से चलता है और सांस्कृतिक कार्य भी आर्थिक कार्यों के सहयोग से ही चलाना पड़ता है। बस उसे उन्नत करने का यही मार्ग है। माफ कीजिएगा, जो उन्नत देश है वो दोनों कार्यों को एक साथ संभालते हैं। उन्नत देश मतलब जो विकास कर रहे देश हैं, डांस नहीं करना, केवल उन्नत देश समझना। तो जो उन्नत देश है वो क्या है, दोनों ही कार्यों को, कौन कौन से दोनों कार्य, सांस्कृतिक कार्य और आर्थिक कार्य, दोनों ही कार्यों को एक साथ संभालते हैं। वस्तुतः उन्नत कार्य करने का यही मार्ग। मन को भुलाकर केवल शरीर की रक्षा पर्याप्त। यदि आप अपने मन के अनुसार कार्य नहीं कर पा रहे हैं, केवल शरीर की सुरक्षा कर रहे हैं, तो क्या शरीर की सुरक्षा फलदायी होगी? नहीं होगी। आप इस प्रकार से समझिए कि इस शरीर को हम बचा कर रखे हुए हैं, ये शरीर हष्ट पुष्ट और बढ़िया सुंदर दिखने वाला हो जाए, अब जैसे बढ़िया मजबूत हो जाए ये शरीर, और ये शरीर मन के अनुसार कार्य न करे, मतलब इस शरीर को मन के अनुसार नहीं चलना, केवल शरीर बना लेना बस, तो इस शरीर का कोई प्रयोजन रहेगा। लेकिन मन यदि आपका है युद्ध करने का, तो आप शरीर बनाइए, तो फिर कोई मतलब नहीं। हम बलिष्ठ शरीर बनाए अपने आप को, तो फिर उसमें मन का भी कुछ न कुछ योग होना चाहिए। तो लेखक ने यही कहा कि मन को बुलाकर केवल शरीर की रक्षा करना पर्याप्त। संस्कृत मनुष्य की भूत, वर्तमान और भावी जीवन का सर्वांगपूर्ण प्रकार है। संस्कृत जो है वो मनुष्य की भूतकाल अर्थात जो पीछे बीता हुआ समय है उसका, जो वर्तमान में चल रहा है उसका, और भावी अर्थात आने वाला जो जीवन है उसका क्या है, सर्वांगपूर्ण प्रकार। सभी अंगों का पूर्ण प्रकार कौन है? संस्कृत। अर्थात संस्कृति ही यह बतलाती है कि आप भूत में कैसे थे। भूत का मतलब आप होश से मत मानिएगा, दैत्य से मत मानिएगा। भूत का मतलब बीते हुए समय से, भूत का मतलब बीते हुए समय से है। तो आप पिछले समय में कैसे थे? यदि आप असभ्य थे तो आज आप कैसे हैं, और आगे आप कैसे होंगे ये कौन बतलाएगा? ये केवल संस्कृति ही बतला सकती है। ये केवल आपकी संस्कृति ही बतला सकती है। आपकी संस्कृतियों में है कि हम कंघी करके आए, छोटी बात की संस्कृति है कि नहीं? संस्कृत कपड़े पहनेंगे। पूर्व काल में, आज काल में मानव कपड़े नहीं पहनता था, उसकी संस्कृति उस प्रकार से थी, विकसित थी। धीरे 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 क्या हुआ, विकास होता गया। पूर्व काल में मनुष्य क्या करता था? भोजन के रूप में मांस का सेवन करता था, केवल मांस पर वृक्षों की छाल खाने लगा, फिर खा करके कहीं पर बीज गिरा,
वह उगा और वह भी फल देने लगा, तो समझा कि बीज को उगाया जा सकता है। वहां से खेती का जन्म हो गया। पत्थर को लुढ़काया, पहिए का विकास हो। पहले आने जाने के लिए ये मोटरसाइकिल नहीं, पहले आने जाने के लिए पैदल, फिर बैलगाड़ी, पहिए का विकास हो गया। बैलगाड़ी के पहले मानव काम, पहले बैल को नहीं जोता जाता था, पहले मानव ही जोत दिए जाते। आपने देखा होगा पुस्तकों में बने रहते हैं कि एक गाड़ी बनी हुई है और उसमें मानव पकड़ के उसको खींच रहा है, मानव है। और यदि कहीं जल स्थल है तो वहां लट्ठे का एक वो बना के बाढ़ के रूप में इस समय प्रयोग किया जाता है। उसमें भी मानव एक जगह से दूसरी जगह तक बैठ कर चला जाता है। तो इस प्रकार से विकास क्या होगा, एक उत्तरोत्तर प्रगति होगी। नीचे से ऊपर के क्रम में विकास हुआ, निम्न से उच्च की ओर विकास संभव हुआ। और इसी प्रकार के विकास आपको संस्कृत में देखने को मिलते हैं। कुछ संस्कृतियां ऐसी हैं जो पूर्व में आपको अच्छी नहीं लगती। जैसे ये संस्कृत चली आ रही थी पर्दा प्रथा की। आज के समय में पर्दा प्रथा यदि आपको कोई कहे क्या अच्छा लगेगा, कहां तक घूंघट कर लेना, सबकी स्त्रियों को कभी कोई मुंह नहीं देख सकता, यहां तक घूंघट किए रहती बेचारी। आप बताइए उनका क्या है, अब घूंघट ओढ़ के सारे कार्य भी करते हैं, कहीं डिस्टर्ब हो गया तो फिर समझ लीजिए घर में बंडर हो जाए कि आप कैसे काम कर रहे हो, आपसे काम करते नहीं। आज के समय में क्या है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। हमारे जीवन का ढंग, हमारी संस्कृति, हमारा जीवन का ढंग जिस प्रकार से चल रहा है वो हमारे संस्कृति में पूर्ण रूप से दिखाई दे जाता है। जैसे आपका दिन भर हंसना, या आपकी संस्कृति की बुरी संस्कृति आपके जीवन के ढंग में ही दिख जाता है। आपका दिन भर निराश होकर बैठना, क्या पढ़ने की इच्छा नहीं है, फालतू पढ़ाने, ये क्या है, क्या आपकी संस्कृत काम करे दिख जाता है। तो आपकी संस्कृत कैसी होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए संस्कृत, और सभ्य संस्कृत होनी चाहिए जिसका अनुकरण आने वाली पीढ़ी भी कर सके और जिसका अनुकरण आज का वर्तमान की कर सके। संस्कृत हवा में नहीं रहती, उसका मूर्तिमान रूप होता है। अर्थात संस्कृत कोई भाव नहीं है कि कोई भाव है, संस्कृत मूर्त रूप में दिखलाई देती है। मूर्त रूप का मतलब दिखलाई देने वाली, दृष्टिगोचर होने वाली चीजें, वो मूर्त रूप कहलाता है। समझ रहे हैं, जैसे हवा, हवा को आप देख पा रहे हैं नहीं, लेकिन हवा के साधन को आप देख पा रहे हैं, है ना। हवा का साधन मूर्त रूप में है, लेकिन हवा अमूर्त है, दिखाई नहीं देती। समझ रहे हैं। तो संस्कृत भी ऐसी होती है कि संस्कृत आपके जीवन में नित्य प्रतिक्षण आपको दिखलाई देती है। बस बशर्ते ये है, उसको समझने की आवश्यकता है कि हमारी संस्कृत ऐसी है। जीवन के नानाविध रूपों का समुदाय ही संस्कृत है। जब विधाता ने सृष्टि बनाई तो पृथ्वी और आकाश के बीच का विशाल अंतराल नाना रूपों में भरने लगा। सूर्य, चंद्र, तारे, मेघ, खंड, उषा, संध्या आदि अनेक प्रकार के रूप हमारे आकाश में। ये देव शिल्पों से प्रकृति संस्कृत भुवनों में व्याप्त होगी। इसी प्रकार मानवीय जीवन के उषा काल की हम कल्पना करें। उषा काल का मतलब, उषा काल का मतलब क्या है? उषा काल का मतलब प्रातः काल, प्रातः काल, समझ रहे? प्रातः काल सब सुबह दूसरा काल कहता है। तो कहते हैं कि जिस प्रकार से जब विधाता ने सृष्टि बनाई, इस सृष्टि का निर्माण किया, तो आकाश और पृथ्वी के बीच में कई सारी चीजें आ गई। तो कह रहा है लेखक कि इसी प्रकार से इस दृष्टिकोण के माध्यम से लेखक यह बताने का प्रयास कर रहा है कि देव शिल्पों ने प्रकृति की संस्कृति भुवनों में व्याप्त हुई। इसी प्रकार मानव जीवन के उषा काल की हम कल्पना कर सकते हैं कि मानव का जो प्रारंभिक काल था वो किस प्रकार से आज तक विकसित हुआ। उसी प्रकार से जिस प्रकार से
प्रकृति के लिए ईश्वर ने 14 भुवनों की रचना, 7 खंड और 14 भुवनों की चर्चा की गई है शास्त्रों में। उस प्रकार की रचना कितने की? ईश्वर ने प्रकृति के संस्कृत के रूप में की। मतलब आकाश से लेके पृथ्वी तक में जो भी बीच में आपको चीजें मिल रही हैं वो किसकी संस्कृत है? प्रकृति की संस्कृत है। उसी प्रकार से मानव की भूतकाल से लेके और वर्तमान यथा कि भावी काल तक जो भी परिवर्तन आपको दिखलाई दे रहे हैं, जो भी समायोजन इसमें दिखलाई पड़ रहे हैं, वो सभी कुछ क्या किसके प्रतिरूप है? संस्कृत के स्वरूप के रूप में समझे जा सकते। वह परिवर्तन और वह जोड़ना या घटाना सब कुछ संस्कृत में समाहित। उसका आकाश मानवीय शिल्प के रूपों से भरा है। इस प्रयत्न में सहस्त्रों वर्ष लगे। यही संस्कृत का विकास और परिवर्तन है। जितना भी जीवन का ठाठ है उसकी सृष्टि मनुष्य के मन, प्राण और शरीर के दीर्घकालीन प्रयत्नों के फलस्वरूप है। जीवन का ठाठ, जीवन के ठाठ का मतलब जीवन का ठाठ, जीवन का जो भी आपके आज का स्तर है, कहते हैं ना बड़े ठाठ बाट से रहते हैं। मतलब जो भी आज आपके जीवन का स्तर है वो मनुष्य के मन का, प्राण का और शरीर का, मन, प्राण और शरीर तीनों का क्या है? दीर्घकालीन प्रयत्न के स्वरूप यह जीवन का ठाठ आपको प्राप्त हुआ है। यह जो विकास प्राप्त हुआ है ये आज का नहीं, ये सहस्त्रों वर्षों की मनुष्य के मन, प्राण और शरीर के प्रयत्न के फलस्वरूप की प्राप्त हुआ है। मनुष्य जीवन रुकता नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। मनुष्य संस्कृत के रूपों का उत्तराधिकार भी हमारे साथ चलता है। धर्म, दर्शन, साहित्य, कला उसी के। धर्म आपका विकसित होता है, धर्म आपका कभी भी रुकता नहीं है। तो धर्म क्या है? संस्कृत का एक अंग। साहित्य, साहित्य हमेशा क्या है? विकास में रहता है। आपने देखा कि पूर्वकालीन में साहित्य की जो रचना की गई थी वो केवल पद्यखंड में की गई, लेकिन आधुनिक काल में जब भारतीय युग का समय आया तब से गद्य खंड का प्रारंभ। गद्य खंड में भी पहले बहुत कम ऐसे काव्य थे जो लिखे जाते थे, फिर धीरे 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 उनका विकास। आप पूर्व काल में देखिए जो कहानियां लिखी जाती थी, जैसे आप फिल्म देखते होंगे पूर्व काल की पुरानी फिल्में, यदि आप कभी देखते हो तो उसमें देखिए कि पूर्व काल में आपकी फिल्मों में जो है वो पारिवारिक, केवल परिवार से संबंधित ही कहानियां दी जाती थी और कोई कहानियां नहीं। दूसरी कहानियों के रूप में प्रेम करता है, केवल 2 ही कहानियां आपको दिखाई जाएंगी पुरानी फिल्मों में। लेकिन नई फिल्मों में आप सोचिए आविष्कार से संबंधित कहानी, आप सुपर 30 देखिए, शिक्षा से संबंधित कहानी, विज्ञान से आपको देखना है तो मिशन मंगल। तो इस प्रकार की कहानियां, इन कहानियों को भी लिखने वाला कोई ना कोई है। जैसे आप 3 इडियट देखें, 3 इडियट भी कहानी है, समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि साहित्य और कला, कला भी आपकी विकसित होती जाती है। जैसे आप देखे होंगे कलाएं बहुत प्रकार की होती हैं। जैसे किसी के पास गायन कला है, किसी के पास वादन कला है, किसी के पास चित्रकला है, किसी के पास वाक कला है, बोलने की कला है। तो पहले के समय के आप चित्र देखें आप कभी, तो उसमें आपको बहुत मजा नहीं आता, लेकिन कभी कभी बहुत मजा आता है, क्योंकि आप इस समय उन चीजों को नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए आप सोचते हैं बात पहले के समय में भी ऐसे लोग, ऐसे शिल्पकार थे, उसका आज भी उत्तरोत्तर प्रगति हो रही। पहले के जो वाद्य यंत्र थे उसकी जगह पर अब नवीन वाद्य यंत्र आने लगे हैं। मतलब पहले 5 वाद्य यंत्रों को सजो कर रखा जाता था, उनका अलग अलग प्रयोग
दिया जाता था। अब एक ही वाद्य यंत्र में 5 प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। आप उदाहरण ले सकते हैं, आपको बैठ घुंघरू भी उसमें बज रहा, ड्रम भी उसमें बज रहा और कई प्रकार के यंत्र उसी में सुनाई दे रहे हैं। लेकिन पहले के समय में ऐसा, तो ये क्या है? प्रगति का ही फलदायक कि संस्कृति ही आपकी बताती है कि किस प्रकार से उत्तरोत्तर प्रगति हो रही। संसार में देश भेद से अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, उनकी संस्कृतियां भी अनेक। यहाँ नानत्व तो अनिवार्य है, वह मानवीय जीवन का झंझट नहीं, उसकी सजावट है। नानत्व का मतलब है विभिन्न प्रकार, विभिन्नता। हम भारत के लोग क्या हैं? अनेकता में एकता की अनेकता है, सबके पास अनेकता है, लेकिन है क्या? भारतवासी एक है कि नहीं? तो अनेकता में एकता, वह मानवीय जीवन का झंझट नहीं है। देखा कहता है ये मानवीय जीवन का झंझट नहीं है कि लोग भिन्न भिन्न प्रकार के, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई भूरा है, कोई लाल है, कोई सफेद है, कोई कलर का। ये विविधता नहीं है, ये क्या है? विशिष्टता है। किसी की नाक, किसी की नाक, किसी की आंखें, किसी की आंखें। आप चले जाइए आसाम साइड, तो आपको चीनी टाइप के लोग मिलेंगे, छोटी छोटी आंखें। तो लगता है जब प्रतीक के लोग कैसे देख पाते होंगे। नीचे दक्षिण की ओर चले जाइए आप, तो आपको बहुत बलिष्ठ, बहुत हष्टपुष्ट लोग मिलेंगे। ये अलग एक संस्कृति, अलग संस्कृति में जीते हैं। उनका भोजन आप शायद न कर पाए और आपका भोजन को शायद न कर पाए, तो उनकी एक अलग संस्कृति है, अलग संस्कृति में जीने। किंतु देश और काल की सीमा से बंधे हुए हमारा घनिष्ठ परिचय या संबंध किसी एक संस्कृति से ही संभव है। वही हमारी आत्मा और मन में रमी हुई होती है और उसका संस्कार होती है। क्यों तो संसार में अनेक स्त्रियां और पुरुष हैं, पर एक जन्म में तो जो हमारे माता पिता बनते हैं उनके गुण हमें आते हैं और उन्हीं को हम अपनाते हैं। ऐसे ही संस्कृत का संबंध है, वह सच्चे अर्थों में हमारी धात्विक होती है। एक माता पिता के गुण जेनेटिक संतान में चले जाते हैं और उन्हीं गुणों को हम क्या करते हैं? अपना लेते हैं। यही संस्कृति, यही संस्कृत को अपनाने वाली। तो लेखक ने जो ये कहा कि आपको क्या उत्तराधिकार के रूप में संस्कृत मिलती है, तो कहां से मिलती है? आपके बुजुर्गों के माध्यम से आप तक वह संस्कृत अपना। जैसे किसी व्यक्ति का स्वभाव बहुत क्या होता है? गुस्सैला टाइप का होता है, चिड़चिड़ापन होता है, तो निश्चित है उसके माता पिता या पूर्वज क्या रहेंगे? चिड़चिड़े स्वभाव के। कोई संतान, कोई व्यक्ति है वो ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में रहता, मतलब हमेशा ही आनंद जॉयफुल टाइप का रहता, तो निश्चित है कि उसके पूर्वज आनंदित रहते होंगे, किसी चीज का टेंशन। तो ये क्या है? आपको संस्कृतियां कहाँ हुई? उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त। इस दृष्टि से वह संस्कृत हमारे मन का मन, प्राणों का प्राण और शरीर का शरीर होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपने विचारों को किसी प्रकार संकुचित कर लेते हैं। सच तो यह है कि जितना अधिक हम एक संस्कृति के मर्म को अपनाते हैं, उतने ही ऊंचे उठकर हमारा व्यक्तित्व संसार के दूसरे मनुष्यों, धर्मों, विचारधाराओं और संस्कृतियों से मिलने और उन्हें जानने के लिए समर्थ और अभ्यासी बनता है। लेखक कहता है कि यह इसका अर्थ नहीं है कि हम उनके विचारों को अपना लिए, इसका मतलब यह है केवल हम उतने पर ही रह गए, उसकी हम उत्तरोत्तर प्रगति करते हैं। और जब हम उनके विचारों को अपनाकर उसके लिए हम कुछ अपने से प्रयास करते हैं, किसके द्वारा? मन के द्वारा, कर्म के द्वारा। जब हम अपने से कुछ प्रयास करते हैं तो वही अन्य व्यक्तियों के लिए एक उदाहरण बनता है। यही हमारी संस्कृत का परिचय है। अपने केंद्र की उन्नति व विकास की नींव है। कहते हैं घर खीर तो बाहर भी खीर, घर में एकादशी तो बाहर भी सब। एक संस्कृति में जब हमारी निष्ठा पक्की होती है तो
हमारे मन की परिधि विस्तृत हो जाती है, हमारी उदारता का भंडार भर जाता है। संस्कृत जीवन के लिए परम आवश्यक है। राजनीति की साधना केवल उसका केवल एक अंग है। राजनीति की साधना जो है संस्कृत का केवल अंग है। संस्कृति, राजनीति और अर्थशास्त्र दोनों को अपने में बचाकर इन दोनों से विस्तृत मानव मन को जन्म देती है। राजनीति में स्थायी अर्थ संचार केवल संस्कृत के प्रचार, ज्ञान और साधना से संभव है। संस्कृत जीवन के वृक्ष का संवर्धन करने वाला वृक्ष है। तो जीवन रूपी जो वृक्ष है, उस वृक्ष को रस कहां से मिलता है? संस्कृत से पाता। और कहते हैं कि जो ये अर्थशास्त्र और राजनीति की बात है, ये केवल संस्कृत के एक अंग है। मतलब संस्कृत इन्हें अपने अंदर समाये हुए है। राजनीति की साधना केवल इतने तक ही संभव है कि संस्कृत का केवल आप प्रचार करिए, उसका ज्ञान अर्जित करिए और साधना करिए, केवल बस। राजनीति में केवल संस्कृत का इतना ही अर्थ है। राजनीति के शेष में तो उसके इन्हें पत्ते ही देखने में आते हैं, अथवा यूं कहें कि राजनीति केवल पथ की साधना है, संस्कृत उस पथ का साधन है। कहते हैं राजनीति केवल पथ की साधना है और उस पद का साध्य क्या है? संस्कृत। उस पद को करने वाला, प्राप्त करने के लिए क्या है? संस्कृत। देखिए दो चीजें हैं। अच्छे समझ लीजिए इन शब्दों का डिफरेंस। ये माध्यम होता है, यह ग्राह्य होता है और ये करने वाला। राजनीति एक साधन है किसे प्राप्त करने का? संस्कृत को प्राप्त करने का। और किसके माध्यम से? राजनीति के। बात समझ गए? साधन और साध्य में अंतर आप समझ गए? साधन का मतलब है इस चार्ट, ये चार्ट क्या है? लिखने का एक माध्यम मतलब साधन है, और ये जो लिखा हुआ है वो क्या है? साध्य। बात समझ गए? पानी क्या है? एक साधन है, और प्यास का बुझाना क्या है? साधन। पानी क्यों पीते हैं? प्यास को बुझाने के लिए। राजनीति के माध्यम से हम संस्कृत तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इस पथ की साधना किसके माध्यम से होती है? बात समझ में आ रही? भारतीय राष्ट्र अब स्वतंत्र हुआ है, इसका अर्थ है कि हमें अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन ढालने का अवसर प्राप्त होगा। जीवन का जो नवीन रूप हमें प्राप्त होगा वह अकस्मात अपने आप आ गिरने वाला नहीं है। मतलब अपने आप ऐसा नहीं है कि जो हमें ये नव जीवन प्राप्त हुआ है वो अपने आप कहीं से एकाएक परिवर्तित होकर आ जाए। यह भी एक विकास का ही दृष्टिकोण होगा कि किस प्रकार से हमारे जीवन का विकास हो रहा है। इसके लिए जानबूझकर निश्चित रूप से हमें प्रयत्न करना होगा। राष्ट्र संवर्धन का सबसे प्रबल कार्य संस्कृत की साधना। राष्ट्र का विकास करने के लिए कहते हैं सबसे प्रबल साधन कौन सा है? सबसे प्रबल कार्य संस्कृत की साधना है। उसके लिए बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करना आवश्यक है। लेखक ने बताया था कि यदि आपको उन्नत होना है तो उसके लिए आपको बुद्धि का भी बल लेना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि आप बुद्धि का बिना तर्क का प्रयोग किए हुए आप किसी कार्य को करते जाएं। यदि आप बुद्धि अर्थात तर्क का बिना प्रयोग किए कार्य करेंगे तो वह कार्य हो सकता है कि सफल ना हो या उत्तम फल प्रदान करने वाला ना हो। लेकिन यदि संस्कृत को आपको बनाए रखना
संस्कृत की धारा अति प्राचीन काल से बहती आई है। हम उसका सम्मान करते हैं किंतु उसके प्राण तत्व को अपना कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। उसका जो जड़ भाग है उस गुरुतर बोझ को यदि हम ढोना चाहें तो हमारी गति में अड़चन उत्पन्न हो सकती है। कहते हैं उसका जो जड़ भाग है उसके गुरुतर बोझ को मतलब बड़े बोझ को यदि हम ढोना चाहें तो हमारी गति में अड़चन उत्पन्न हो। यदि बड़े स्वरूप को हम लेकर चलना चाहेंगे तो हमारी गति में हमारे विकास में क्या हो सकता है, अवरोध उत्पन्न हो सकता है। निरंतर गति मानव जीवन का वरदान है। व्यक्ति हो या राष्ट्र जो एक पड़ाव पर टिका रहता है उसका जीवन भी ढलने लगता है। इसलिए चरावेद की धुन जब तक राष्ट्र की रथ चक्रों में घुसती रहती है तभी तक प्रगति और उन्नत होती है। अन्यथा प्रकाश और प्राण वायु के कपाट बंद हो जाते हैं और जीवन रुक जाता है। हमें जागरूक रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि हमारा मन परपोटा फींक कर आत्मरक्षा की साध कर दे। लेखक कहते हैं कि यदि मनुष्य के मन में चरावे अर्थात हमेशा चलते रहिए विकास की ओर उन्मुख रहिए, आपको रुकना नहीं है। यदि इस मन से आप कार्य करेंगे तो आप निरंतर प्रगति की ओर विकास करेंगे, अन्यथा आप कह रहे हैं। ऐसा ना हो, हमें जागरूक रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि हमारा मन परपोटा मतलब क्या होता है जानते हैं? परपोटा आप ढूंढ क्या है परपोटा का मतलब क्या है? परपोटा खींचकर आत्मरक्षा की साधना करते हैं। आत्मरक्षा मतलब वही है कि बिना मन के हम क्या करने लगे, अपने शरीर को रक्षित करने लगे कि हमारे शरीर को नुकसान ना हो। पूर्व और उत्तर का जहां मेल होता है वहीं कुछ संस्कृत की उपजाऊ भूमि है। ऋग्वेद के पहले ही सूत्र में कहा गया है कि नए और पुराने ऋषि दोनों ही ज्ञान रूपी अग्नि की उपासना करते हैं, यही अमर सत्य। कालिदास ने गुप्त काल की स्वर्ण युगीन भावना को प्रकट करते हुए लिखा कि जो पुराना है वह केवल इसी कारण अच्छा नहीं माना जा सकता और जो नया है उसका भी इसीलिए तिरस्कार करना उचित नहीं। बुद्धिमान दोनों को कसौटी पर कसकर किसी एक को अपनाते हैं। जो मूढ़ हैं उनके पास घर की बुद्धि का टोटा होने के कारण वे दूसरे के बुलावे में आ जाते हैं। जो मूढ़ है, मूढ़ का मतलब जो अपने बुद्धि से कार्य नहीं करते, जो दूसरे के बहकावे में आकर वही कार्य करते हैं जो दूसरा बहका देता है, वो व्यक्ति कभी भी संस्कृत का वो फलदायक सिद्ध नहीं कर सकता। कालिदास ने लिखा कि कभी भी यह मानकर उसका तिरस्कार नहीं कर देना चाहिए कि यह पुराना है और कभी भी इसमें नहीं आना चाहिए कि जो नया है उसका भी इसीलिए तिरस्कार करना उचित नहीं है कि यह बहुत नया है, इसको हम नहीं अपना सकते, और यह बहुत पुराना है, इसको भी हम नहीं अपना सकते। तर्क के आधार पर इस चीज को सुनिश्चित करना चाहिए कि किसे अपनाना चाहिए और किसे छोड़ देना चाहिए। गुप्त युग के ही दूसरे महान विद्वान थे सिद्ध से दिवाकर ने कुछ इसी प्रकार के उद्गार प्रकट किए थे। जो पुरातन काल था वह मर चुका, वह दूसरों का था। आज का जन यदि उसको पकड़ कर बैठेगा तो वह भी पुरातन मृत हो जाएगा। पुराने समय के जो विचार हैं वो तो अनेक प्रकार के हैं। कौन ऐसा है जो खाली प्रकार उसकी परीक्षा किए बिना अपने मन को उदाहरण जाने देगा? अथवा जो स्वयं विचार करने में आलसी है वह किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाता। उसके मन में सही निश्चय करने की बुद्धि है, उसी के विचार प्रसन्न और साफ सुथरे रहते हैं। जो यह सोचता है कि पहले आचार और धर्म गुरु जो कह गए हैं सब सच्चा है, उनकी सब बात सफल है और मेरी बुद्धि या विचार शक्ति टुटपुंजिया है, ऐसा बाबा वाक्य प्रमाण के ढंग पर सोचने वाला मनुष्य केवल आत्महनन का मालिक है। अर्थात जो कुंठा से कुंठित व्यक्ति हो चुका है, जो पूर्व काल को एक नियत मान लेता है कि जो ऐसा कह गया वह सुनिश्चित है, ऐसा होना ही है, वो कभी भी उत्तरोत्तर प्रगति की ओर आगे विकास नहीं कर सकता है। और यदि वह ऐसा करता है, विचार नहीं करता है अपने जीवन के बारे में, तो वह आत्महनन का मार्ग ही अपनाता। मनुष्यों के चरित्र मनुष्यों के कारण स्वयं मनुष्य द्वारा ही निश्चित किए गए थे।
यदि कोई बुद्धि का आलसी था या विचारों का दरिद्री बनकर हाथ में पतवार लेता है तो वह कभी उन चरित्रों का पार नहीं पा सकता जो अथाह हैं और जिनका अंत नहीं। जिस प्रकार हम अपने मत को पक्का समझते हैं वैसे ही दूसरों का मत भी तो हो सकता है। दोनों में से किसकी बात कही जाए, इसलिए दुराग्रह को छोड़कर परीक्षा की कसौटी पर प्रत्येक वस्तु को कसकर देखना चाहिए। किसी की बात पर यह नहीं समझ लेना चाहिए कि हमारी ही बात सत्य है, उसकी बात असत्य है, या उसकी बात सत्य है, हमारी बात असत्य है। बिना परीक्षण किए, बिना सत्य की कसौटी पर उसे कसे हमें किसी भी चीज पर दुराग्रह नहीं कर बैठना चाहिए। बुद्धकालीन संस्कृति के ये गूंजते हुए स्वर प्रगति, उत्साह, नवीनता, संशोधन और भारमुक्त मन की सूचना देते हैं। राष्ट्र के अर्वाचीन जीवन में भी इसी प्रकार का दृष्टिकोण हमें ग्रहण करना आवश्यक है। कुषाण युग के आरंभ की मानसिक स्थिति का परिचय देते हुए महाकवि अवधूत ने तो यहाँ तक कहा था कि राजा और ऋषियों के उन आदर्श चरित्रों को जिन्हें पिता अपने जीवन में पूरा नहीं कर सके उन्हें पुत्रों ने कर दिया। ये बात सत्य है कि जो पिता आपके कार्यों को नहीं संपादित कर पाते हैं वह पिता यह सोचता है कि हमारे कार्यों को कौन संपादित करेगा, हमारा पुत्र करके दिखलाएगा, उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा। और वास्तव में जो कुषाण काल था ऐसा ही काल था जब जो ऋषियों और राजाओं के वो आदर्श चरित्र थे उनको कौन पूरा किया, उनके पुत्रों ने। राज्ञां ऋषीणां चरितानि तानि कृतानि कृतानि पूर्वी। यही बात है जो ऊपर लिखा हुआ है। नए और पुराने के संघर्ष में इस प्रकार का सुलझा हुआ और साहसपूर्ण दृष्टिकोण रखना आवश्यक है। इससे प्रगति का मार्ग खुला रहता है, अन्यथा भूतकाल कंठ में पड़े खटखटे की तरह बार बार टकरा कर हमारी गाड़ियों को तोड़ता है। यदि हम नए और पुराने के का संघर्ष नहीं सुलझा पा रहे हैं तो हम पुराने विचारों के क्या हो जाएंगे, दरिद्री हो जाएंगे, उसी पुराने विचारों पर कुंठित हो जाएंगे, पुराने विचारों को, पुराने ख्यालों को लिए अपने मन में बैठे रहेंगे और क्या हो जाएगा, हम आगे उत्तर प्रगति नहीं कर पाएंगे और यह विचार हमें सदैव प्रगति के मार्ग पर बाधक बने रहेंगे। भारतवर्ष जैसे देश के लिए यह और भी आवश्यक है कि वह भूतकाल की जड़ पूजा में कहीं फंसकर उसी को संस्कृत का अंग न बनाने लगे। भूतकाल की रूढ़ियों से ऊपर उठकर उसके नित्य अर्थ को ग्रहण करना चाहिए। नित्य अर्थ का मतलब जो नवीन अर्थ, जो नए नए रोज रोज अर्थ जो पनप रहे हैं उनके भावों को हमें ग्रहण करना चाहिए। आत्मा को प्रकाश से भर देने वाली उसकी स्फूर्ति और प्रेरणा स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। जब कर्म की सिद्धि पर मनुष्य का ध्यान जाता है तब वह अनेक दोषों से बच जाता है। जब कर्म की सिद्धि पर मनुष्य का ध्यान जाता है तब वह अनेक प्रकार के दोषों से क्या हो जाता है, बच जाता है, क्योंकि कर्म की सिद्धि किस पर संभव होती है, बुद्धि के तर्क पर संभव होती है। इसलिए वह अनेक प्रकार के दोषों से बच जाता है। केवल यदि मनुष्य कार्य भर करता रहे और मन का या बुद्धि का उसमें संयोजन ना करे तो उस प्रकार के कर्म हो सकता है कि फलदायी सिद्ध ना हो। जब कर्म से भयभीत व्यक्ति केवल विचारों की उलझन में फंस जाता है तब वह जीवन की किसी नई पद्धति या संस्कृति को जन्म नहीं दे पाता। अतः आवश्यक है कि पूर्वकालीन संस्कृति के जो निर्माणकारी तत्व हैं उन्हें लेकर हम कर्म में लगे और नई वस्तु का निर्माण करें। इस प्रकार भूतकाल खाद बनकर विशेष उपयोगी बनता है। भविष्य का विरोध करके पदे पदे उससे छूटने में और उसकी गति कुंठित करने में भूतकाल का उपयोग किया जाता है। तब नए और पुराने के बीच एक खाई बन जाती है और समाज में दो प्रकार की विचारधाराएं फैलकर संघर्ष को जन्म देती है। हमें अपने भूतकालीन साहित्य में से आत्मत्याग और मानव सेवा का आदर्श ग्रहण करना। हमें भूतकालीन साहित्यों से आत्मत्याग मतलब जो भूतकालीन हमें साहित्य सिखलाते हैं कि परोपकार, आत्मत्याग का तात्पर्य यहाँ परोपकार से है कि परहित सरस धर्म, दूसरे के उपकार के बराबर कोई भी बड़ा धर्म नहीं है। तो आत्मत्याग का और
मानव सेवा का आदर्श हमें भूतकाल से ग्रहण करना चाहिए। अपनी कला में से आध्यात्म भावों को, प्रतिष्ठा और सौंदर्य विधान के अनेक रूपों और अभिप्रायों को पुनः स्वीकार करना होगा। अपने दार्शनिक विचारों में से उस दृष्टिकोण को अपनाना होगा जो समन्वय, मेलजोल, समवाय और संप्रीत के जीवन मंत्र की शिक्षा देता है, जो विश्व के भावी बंधनों का एकमात्र नियामक दृष्टिकोण कहा जा सकता है। अपने उच्च आशय वाले धार्मिक सिद्धांतों को मत कर उनका सार ग्रहण करना होगा। धर्म का अर्थ संप्रदाय या मत विशेष का आग्रह नहीं है। रूढ़ियां रुचि भेद से भिन्न होती रही हैं और होती रहेंगी। धर्म का मतलब हुआ सार है प्रयत्न पूर्वक अपने आप को ऊंचा बनाना। धर्म का मतलब ये नहीं है कि वह किसी संप्रदाय या मत को बतलाता है। हिंदू धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म, धर्म का मतलब ये नहीं। धर्म का मतलब ये है कि आपको अपने कर्म के द्वारा प्रयत्न पूर्वक अपने आप को ऊंचा उठाना। जीवन को उठाने वाले जो नियम हैं वे आत्मा में बसने लगते हैं, तभी धर्म का सच्चा अर्थ, धर्म का सच्चा आरंभ मानना चाहिए। साहित्य, कला, दर्शन और जीवन और धर्म से जो मूल्यवान सामग्री हमें मिल सकती है उसे नए जीवन के लिए ग्रहण करना, यही सांस्कृतिक कार्य की उचित दिशा और सच्ची उपयोगिता है। तो इस प्रकार से आपने संस्कृत के स्वरूप को, संस्कृत का स्वरूप किस प्रकार से होता है उसे जानने का प्रयास किया है। आगे की कक्षा में हम इसके अध्याय के अंतर्गत जो भी आपकी